अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वह है इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड डेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल किसको कहते हैं और डेफिनिट इंटीग्रल किसको कहते हैं, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है वो आज हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू पुट देम इन अ वेरी सिंपल मैनर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स। इज दिस क्लियर? तो इसको समझने के लिए लेट्स कंसीडर अ फंक्शन, सिंपल फंक्शन है पावर फंक्शन x क्यूब, एक नंबर 1। एक दूसरे फंक्शन की हम कंसीडर करेंगे y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस एक कांस्टेंट टर्म्स के साथ है 4। यहां भी x क्यूब है, यहां भी x क्यूब है, पर यहां पे x क्यूब के साथ एक और टर्म हमने रख दी कांस्टेंट टर्म 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इज दिस क्लियर? शाबाश, कोई भी कांस्टेंट टर्म। अब सबसे पहले इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं, देखते हैं इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा। जरा बताइए क्या होगा इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। शाबाश, dy by dx is equal to dy dx of x cube। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे ये पावर फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है पावर फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा 3 times x squared dy dx of y। ठीक है, चलो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड हम करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे केस नंबर 1, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखते हैं क्या निकलेगा। dy by dx is equal to dy dx of x cube plus 4। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे सेपरेटली कर सकते हैं। dy by dx of x cube plus dy dx of 4 and you will get x cube की निकलेगी 3x square and 4 is constant, so differential coefficient of a constant term is always 0, so you will get here 3x square dy by dx। ठीक है, अब इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। एज यू नो दैट जो हमने पहले ही डिस्कस किया है, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसकी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहां से निकला है यहां से निकला है, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ऑन इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा वापस, वही फंक्शन, इसकी जो एक्चुअल फंक्शन है वो हमें वापस मिलेगी। डेरिवेटिव जो है यहाँ पे या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसको इंटीग्रेशन करने पर हमें वापस यही फंक्शन मिलेगी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, इन डिफरेंशिएशन फंक्शन इज गिवन, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, बट इन इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज गिवन एंड वी आर आस्क्ड टू डिटरमाइन इट्स व्हाट फंक्शन, इसकी फंक्शन हमें बतानी है क्या होगी। तो सो इट मींस दैट इसकी डिफरेंशिएशन हमने की है, तो इसका निकला है डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x स्क्वायर। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वापस यही फंक्शन मिलनी चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू सी। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, 3 इज कोएफिशिएंट एंड इज कांस्टेंट, ये बाहर आएगा 3, यहां इनसाइड रहेगा x स्क्वायर dx। अब 3 यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन की यूज करेंगे, तो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या रहेगा इसका, x रेज़ पर 2 + 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, 3 और 3 कैंसिल एंड यू विल गेट x क्यूब। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ऑन इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x क्यूब, यानी हमें वापस यही फंक्शन मिल गई ऑन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे सच साबित हो गया कि जब हम जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इसकी इंटीग्रेशन करते हैं हमें वापस वही फंक्शन मिलती है। यहाँ पे तो सच साबित हो गया। और यहाँ पे देखते हैं, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलना चाहिए, ये फंक्शन हमें मिलनी चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू सी। 3 बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, 3 यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे बनेगा 3x रेज़ पर 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1, तो यू विल गेट 3 times x क्यूब डिवाइड बाय 3। 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 है, 2 + 1 इट्स 2 + 1, वही बनेगा 3 times x क्यूब डिवाइड बाय 3। ओके, तो यू विल गेट हियर x क्यूब। सो ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, what we get x cube। तो हमें क्या मिलना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था ये
x2 plus 4. 4 is missing here. So it is obvious here that on integrating 3x square, the constant term 4 does not appear. ये appear नहीं हो रहा है. Is this clear? अब यहाँ पे ये appear क्यों नहीं हो रहा? It is because of the fact that जब हमने differentiation की है इस constant term की, it becomes 0. ठीक है ना? Because it is due to the fact that the differentiation of constant term is 0. तो जब ये यहाँ पे गायब हो गया, it is due to this reason. It does not appear on integration. This is clear to you? तो हमें exactly वही function नहीं मिल रही है. इसलिए जो constant term होगी, जो भी इसमें constant term होगी, वो यहाँ पे missing होगी. ठीक है ना? तो actual फंक्शन क्या है? x2 plus 4. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसी फंक्शन होगी, कोई जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ऑन इंटीग्रेशन यही फंक्शन ले लेंगे, यहां पे क्या है 3x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट x. जब हम 3x स्क्वायर को इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट x, ठीक है ना, वी कैन नॉट से डेफिनेटली, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या आएगा. दिस इज क्लियर टू यू. वी कैन नॉट से डेफिनेटली व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x. हम एग्जैक्ट यहां डेफिनेटली नहीं बता सकते, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसका वैल्यू क्या है. पहले आया था x क्यूब है या और x क्यूब प्लस 4 है. हम यहां पे डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं whether the integral of 3x square with respect to x is x क्यूब और x क्यूब प्लस 4. ठीक है ना? यहां पे 4 है, ये तो इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम यहां पे ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते इसका इंटीग्रल ये होगा या ये होगा. अगर 4 नहीं होता तो ये होता x क्यूब, अगर 4 इसके साथ होता तो x क्यूब प्लस 4 हो, इसकी एक्चुअल फंक्शन होती. दिस इज क्लियर टू. इंटीग्रेशन पे कांस्टेंट टर्म नहीं आती है. सच एन इंटीग्रल इज कॉल्ड व्हाट? इनडेफिनिट इंटीग्रल. जिसको हम डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं उसका एक्चुअल जो इंटीग्रल है वो ये है या ये है. दिस इज क्लियर. वो इंटीग्रल देखिए, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं 3x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट to x, ठीक है, हम यहाँ पे डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट to x, x क्यूब है या x क्यूब प्लस 4 है. ठीक है, कोई भी टर्म हो अगर यहाँ पे कांस्टेंट होगी, अगर 5 होगा तो यहाँ पे भी हमें 5 लिखना है. c होगा, इसको जनरलाइज करते हैं. मान लीजिए यहाँ पे c था, c इज एनी टर्म कांस्टेंट टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको जनरलाइज करेंगे तो c लिखेंगे यहाँ पे. दिस इज क्लियर. तो ऐसे इंटीग्रल को जिसको हम डेफिनेटली नहीं बता सकते इसका वैल्यू क्या होगा, x क्यूब है या x क्यूब प्लस c है, तो उस इंटीग्रल को हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल. सच एन इंटीग्रल इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल. क्यों कहते हैं इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल? बिकॉज we cannot say definitely whether the integral of 3x square with respect to x is x cube or x cube plus c. ये definitely हम नहीं बता सकते ये इसका इंटीग्रल है या ये इस फंक्शन का. Is this clear? तो such an integral is called indefinite integral. तो जब indefinite integral होगा तो यही वजह है कि हम इस जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसके रिजल्ट के साथ हमेशा एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं. ठीक है, जैसे 3x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका रिजल्ट आएगा x क्यूब प्लस c हम खुद रखते हैं इसके साथ. सो व्हाट इज द c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इसका मतलब ये हुआ जो भी इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा उसके रिजल्ट में हम हमेशा ऐड करते हैं एक कांस्टेंट टर्म c. ठीक है, अब ये c कभी इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है अगर एक्चुअल फंक्शन वाली x होगी, तो इस c का कोई कांस्टेंट वैल्यू भी होगा. अगर 4 यहाँ पे एक्चुअल फंक्शन में है तो इस c का वैल्यू उस वक्त 4 ही होगा. ठीक है ना, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसका वैल्यू क्या होगा. तो आगे चलकर मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसमें बता दूंगा वैल्यू ऑफ c कैसे हम डिटरमाइन करते हैं. तो वैल्यू ऑफ c जो होता है इट डिपेंड्स ऑन द बाउंड्री कंडीशंस. ठीक है, तो सच एन इंटीग्रल इज कॉल्ड व्हाट? इनडेफिनिट इंटीग्रल. ओके, एंड नाउ इसके बाद
है डेफिनेट इंटीग्रल। ये मैंने बता दी इंडेफिनिट इंटीग्रल किसको कहते हैं, जिसका एक्चुअल फंक्शन डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं कि उसका एक्चुअल फंक्शन क्या है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म अपेयर नहीं होती है। अब है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल किसको कहते हैं? लेट्स कंसीडर अ फंक्शन, सपोज f dash x be differential coefficient of a function f of x। एक फंक्शन हमारे पास है f of x, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं मान लीजिए उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है f dash x, दैट इज इस तरह से लिख सकते हैं d by dx of f of x। तो इसका डेरिवेटिव क्या है? f dash x। कीप इट नंबर 1। ओके, अब देखिए, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। देन इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? f dash x। क्या मिलेगा हमें वापस? f of x, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ f dash x with respect to x is, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हमें वापस ये फंक्शन मिलेगी f of x। तो यहां पे इस किस्म का जो इंटीग्रल होगा उसको इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली अभी हमें पता चला कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं इसका जो एक्चुअल फंक्शन है। जब इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डैश x, वो एग्जैक्टली x है या इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म भी है, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन, ऐसे इंटीग्रल को हम इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। तो हमेशा हम क्या करते हैं, इसके रिजल्ट में एक कांस्टेंट टर्म c ऐड करते हैं। इसके लिए ये हमेशा याद रखना। दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल। इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। तो जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा उसके रिजल्ट में हम हमेशा एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ sin x with respect to x। what is this integral of sin x? it is minus cos of x। is this clear? तो जो ये रिजल्ट आया इसके साथ हम एक और टर्म ऐड करते हैं, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। is this clear? इस तरह से एक और एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ log of x with respect to x। क्या आएगा यहां पे? इंटीग्रेशन ऑफ log of x नहीं दे देंगे हम, यहां पे हम ले लेंगे 1 by x। इंटीग्रल ऑफ 1 by x with respect to x, it comes out to be log of x। इसके साथ भी ऐड करेंगे हम कांस्टेंट टर्म c। दिस इज क्लियर? शाबाश। तो जो भी इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा उसके रिजल्ट में हम हमेशा एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं। दिस इज क्लियर? दैट इज c। इस c को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके बाद अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे with respect to x within the well defined limits यानी कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करनी है। लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। मान लीजिए we have to integrate this function with respect to x from a to b, a से लेकर b तक हमें इंटीग्रेशन करनी है। such a type of integral is called what? डेफिनिट इंटीग्रल। इसको डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। तो इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आता है। इज दिस क्लियर? तो f dash x ये फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो विद इन द लिमिट्स करेंगे, फ्रॉम इनिशियल लिमिट टू लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। दीज आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करनी है। लाइन है, ठीक है, यहां से ग्राफ है, मान लीजिए इनिशियल वैल्यू यहां पे a है, फाइनल वैल्यू यहां पे b है, a से लेकर b तक हमें इंटीग्रेशन करनी है। इज दिस क्लियर? तो ऐसे इंटीग्रल को हम क्या कहते हैं? डेफिनिट इंटीग्रल। सच ए टाइप ऑफ इंटीग्रल इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? f of x। तो उस वक्त ये वैल्यूज पुट करने होते हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं x के बदले, ये जो a है b है, ये वैल्यू है किसका? x का। x का इनिशियल वैल्यू है a, x का फाइनल वैल्यू है b।
इज दिस क्लियर? तो x को पहले a वैल्यू देंगे, करेंगे पुट, फिर x को हम b पुट करेंगे, दोनों में माइनस डिफरेंस देखेंगे क्या है, ठीक है? तो ये दिस कम्स आउट टू बी, पहले x के लिए अपर लिमिट, तो ये बनेगा f ऑफ b माइनस फिर लोअर लिमिट, ये बनेगा f ऑफ a. इज दिस क्लियर? ओके, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल डेफिनिट इंटीग्रल. दिस इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल. ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, यहाँ पे क्लियरली ये मैंने दिखा दिया. इंडेफिनिट इंटीग्रल किसको कहते हैं? इंटीग्रेशन, इसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट नहीं दिखाया होगा. सेकंड इंटीग्रल कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दिखाया गया हो. दिस लोअर लिमिट, दिस अपर लिमिट, ठीक है ना? इंटीग्रेशन इज डन बिटवीन द लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. सेकंड इंटीग्रल इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल. तो डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू जो जनरली आता है वो कांस्टेंट होता है. इज दिस क्लियर? ओके, तो अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन डेफिनिट इंटीग्रल. इंटीग्रल ऑफ g m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x. ये इंटीग्रल सॉल्व करना है हमें. दिस इज डेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि अब लिमिट्स नहीं दिए हमने. अब हम लिमिट्स रखेंगे फ्रॉम r टू इंफिनिटी. ये लिमिट्स रखे हम, अब ये डेफिनिट इंटीग्रल बन गया. जब हम ये डेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे वी विल गेट ए कांस्टेंट वैल्यू. ओके, g is universal gravitational constant, m is mass of earth, mass of planet, m is mass of object, x is the distance between object and earth. Okay, it's the well-known law, Newton's law of gravitation. Gm by r square and gm by x square is the separation between object and the planet earth. Okay, distance between two objects, you can say. g is constant, m is constant, n is constant. ये बाहर आ गया है. We have to move from the surface of earth to infinity. हमें ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है, बहुत ऊपर जाना है, ठीक है ना? तो उसके लिए इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं. हमें वर्क कितनी करनी पड़ेगी in order to move away from the ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है? इन्फिनिटी तक जाना हमें. तो कितना काम करना पड़ेगा? दिस विल गिव द टोटल वर्क. gm by x square is the force, dx this distance. Force in the small distance called small world. जब इंटीग्रेशन करते हैं this gives the total world. ठीक है? ओके, अब हम ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे. वेरी सिंपल. gm कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा. gm there remains inside 1 by x square with respect to x. Limits है from r to infinity. ठीक है? ये लिमिट्स क्या है? x को पहले अपर वैल्यू देना है, उसके बाद x को लोअर वैल्यू देना है. अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. ये इनिशियल वैल्यू है x का, ये है फाइनल वैल्यू x का. ठीक है? ओके, gm इसको हम लिख सकते हैं x raised to -2 from r to infinity with respect to x. अब ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे. पावर फंक्शन जो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन की, वो यूज करेंगे यहाँ पे पावर फंक्शन के लिए. तो ये निकलेगा यहाँ से x raised to -2 plus 1 divided by -2 plus 1. तो लिमिट साथ रखेंगे r to infinity. ठीक है? ओके, ये बनेगा gm. ये बनेगा यहाँ पे माइनस, वो माइनस बाहर आएगा. There remains inside x raised to -1. लिमिट है r is for infinity. तो इसके बाद यहां दिखाएंगे हम. It will become minus gm x raised to -1. इस x raised to -1 के बदले हम लिख सकते हैं 1 by x. वापस नीचे ले जाएंगे इसको. r is for infinity. ओके, ये लिमिट्स. अब लिमिट्स यहां पे पुट करेंगे हम. gm x के बदले infinity minus x के बदले r, and you will get minus gm 1 by infinity. Anything divided by infinity is always equal to 0 minus 1 by r. okay, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस gm by r. This is the result. G is constant, m is constant, n is constant, r is the radius of earth.
सो ये दिस होल टर्म इज कांस्टेंट। तो पहले मैंने बता दिया व्हेन वी सॉल्व द डेफिनेट इंटीग्रल इसका वैल्यू जनरली कांस्टेंट निकलता है। दिस इज क्लियर टू यू, जनरली कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, सो g(n)m by r इज कांस्टेंट। तो इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। तो कुछ इंटीग्रल्स है वो आप घर में खुद कर लेना। एक एग्जांपल रखेंगे यहाँ पे हम, इंटीग्रल ऑफ 2x² minus 3x plus 4 with respect to x from 1 to 2। इनिशियल लिमिट है 1, फाइनल लिमिट है 2। ये सॉल्व करके लाना करके। इसी तरह से सेकंड, साइन ऑफ 2x with respect to x from 0 to 90। x का यहाँ पे वैल्यू है 0, x के बदले हम थीटा लिखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। थीटा इज द एंगल, ठीक है, थीटा इज एंगल है। तो थीटा का पहला फर्स्ट वैल्यू इज, इनिशियल वैल्यू इज 0 एंड फाइनल वैल्यू इज π/2। ये सॉल्व करके लाना। इस तरह से इंटीग्रल ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, -1 to +1। x square रखेंगे यहाँ पे, ये सॉल्व करके लगाना। एंड फोर्थ इज ऑल्सो देयर इंटीग्रल ऑफ cos of 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे -90 to +90। ठीक है, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। ये आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो, इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, थैंक यू।